नमस्ते। हिंदी में आज हम देखेंगे अंतराल भाग 2 से बिस्कोहर की माटी। लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। बिस्कोहर की माटी यह पाठ लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा, जिसका नाम है नंगा तलाई का गांव, इस आत्मकथा का ही एक अंश है। आत्मकथात्मक शैली में लेखक अपनी कहानी लिख रहा है। इस पाठ का पात्र विश्वनाथ यानी स्वयं लेखक विश्वनाथ हैं। पाठ में ग्रामीण परिवेश को विभिन्न ऋतुओं से जोड़कर वर्णित किया गया है। बिस्कोहर यह जगह का नाम है और लेखक के गांव का नाम है। पहला बिंदु है गांव के फूल। गांव की पूर्व दिशा की पोखर में तालाब में कमल के फूल खिलते थे। कमल के पत्ते दावतों में पत्तल की तरह उपयोग में आते थे। कमल के पत्ते को पुरैन और कमल की नाल को बिस्कोहर वाले भसीन कहते हैं। अकाल के समय कमल नाल को खाया भी जाता था। सामान्यतः ग्रामीण लोग कमल ककड़ी को नहीं खाते हैं। गांव में कोइयाँ यानी कुमुद, जिसको कोका बेली भी कहा जाता है, उसकी बहार रहती थी। कोइयाँ तो जहाँ भी पानी हो वहीं खिल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर भरे पानी में कोइयाँ को उत्तर भारत में सर्वत्र देखा जा सकता है। लेखक जब वैष्णो देवी के दर्शन को गए तब उसे मालूम हुआ कि कोइयाँ केवल बिस्कोहर गांव तक ही सीमित नहीं है। शरद ऋतु की रात में कोइयाँ के सफ़ेद फूल चांदनी में घुल मिल जाते से लगते हैं। इसकी गंध से परिचय उसका ही होगा जिसने उसकी गंध की अनुभूति की हो। गांव के तालाबों में सिंघाड़े लगते थे। सिंघाड़ा एक प्रकार का फल है। सिंघाड़े के फूल उजले और गंध युक्त होते हैं। लेखक तो सिंघाड़े के फूलों में गंध के साथ आवाज भी सुनता है। अगला बिंदु है शरद में हरसिंगार। फूल का नाम है हरसिंगार। शरद ऋतु में बिस्कोहर में हरसिंगार भी खिलता था। पितृपक्ष में मालिन लेखक के घर के दरवाजे पर हरसिंगार के पुष्पों का ढेर रख जाती थी। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विभिन्न रूपों और मिट्टी के अनेक आकारों का एक ऐसा वातावरण था जो बिल्कुल सजीव था। गांव के बालक इन सब से परिचित रहते थे। बच्चों को तो आकाश भी गांव का एक मोहल्ला मालूम होता था। वे कल्पना करते थे आकाश में चंदा मामा में एक बुढ़िया रहती थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माताएं आंचल में ढककर बच्चों को दूध पिलाती थी। बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली नारी माँ के साथ ही मित्र भी होती है। माँ के अंक से लिपट कर दूध पीना लेखक को मानव जन्म लेने की सार्थकता लगती है। अगला बिंदु है दिलशाद गार्डन का डियर पार्क। लेखक जब दिलशाद गार्डन में रहने लगा तब उसने जाना कि पक्षी और पशु माताएं भी बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में उसने देखा कि बतख जब अंडा देती है तो पानी से निकलकर एक सुरक्षित कांटेदार बाड़े में आ जाती है। वहीं पंख फैलाकर अंडों को सेती है। यदि कोई अंडा पंखों से बाहर निकल जाता है तो वह अपनी कठोर चोंच से इतनी सावधानी से अंडे को उठाती है कि अंडा फूट ना जाए। अंडों को पंखों से छिपाकर उनको कौवा से बचाती है। बतख की दृष्टि कौवे पर ही रहती है। कभी कभी बतख अंडों को बड़ी सावधानी से उलटती पुलटती भी थी। लेखक सोचता है कि विश्वनाथ की माँ व बतख को यह ममता किसने दी है। उसे अपने गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन याद आ जाता है कि यह सब किसी प्रयोजन या उद्देश्य को लेकर है। निश्चित ही इस ममत्व में, इस ममता में कोई महान प्रयोजन छिपा है। अगला है लेखक का दूध कट्ठा होना। लेखक अभी अपनी माँ का स्तनपान करता था, छोटा था, स्तनपान करता था कि छोटे भाई का जन्म हो गया, जिसके कारण लेखक दूध कट्ठा हो गया, यानी कि लेखक को माँ का दूध मिलना बंद हो गया। गाय के दूध में वह स्वाद नहीं था, अतः लेखक ने गाय का दूध पीने से मना कर दिया। इस संकट से छुटकारे का उपाय कसेरिन दाई ने सुझाया। लेखक की माँ ने सुझाव मानकर अपने स्तनों पर उबटन लगाकर जब लेखक को स्तनपान कराया
तो बालक विश्वनाथ ने चीख कर कहा, तेरा दूध खराब है, हम नहीं पिएंगे, और फिर गाय का दूध ही पीना पड़ा। उस समय लेखक का पालन पोषण कसेरिन दाई ने किया। वह लेखक को साफ सुथरे बिछौने पर लिटा देती और 3 वर्ष तक बालक आकाश के बीच बादलों के साथ लुका छिपी करते चंद्रमा को देखता रहता। घर के इमली व शीशम के पेड़ों के बीच से छन कर आती हुई चांदनी भी इस बालक ने देखी थी। अगला है फूलों की गणना। कमल, कोइया, हरसिंगार के अतिरिक्त गांव में सैकड़ों प्रकार के फूल थे। इन फूलों में उसने तोरी, लौकी, भिंडी, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैगन, काशीफल, शरीफा के फूल तो देखे ही हैं। सब्जियों के फूल हैं ये सभी। साथ में आम के बौर, कटहल, बेल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल भी देखे हैं। वृक्षों में सेमल व कदम तो फूलों से ढक जाते हैं। लेखक को लगता था कि कदम का पेड़ तो संसार में केवल उसके गांव में ही है। खेतों में सरसों के लहलहाते फूलों में सौंदर्य बिखरा होता है। विश्वनाथ के गांव में सत्यानाशी के भी बहुत फूल होते थे। ये फूल बहुत सुंदर होते हैं। पीली तितली जैसे फूलों वाली सत्यानाशी का दूध आँख आने पर आँख में लगाया जाता था। घास पर भी तरह तरह के फूल आते हैं जिनका स्वाद लेखक को पता है। फूल तो धान, गेहूं, जौ, भुट्टे सभी पर आते हैं। अगला है नवल शुक्ल की कविता। लेखक फूलों के विविध रूप गिनाने के बाद नवल शुक्ल की कविता उद्धृत करते हैं, जिसमें धान, कोदो, कुटकी, गोभी, परवल, करेला, लौकी, मिर्ची, खीरा, तोरई, महुआ के फूलों के खिलने के लिए वर्षा की कामना की गई है नवल शुक्ल की कविता में। अगला है गांव के सांप। गांव में सांप भी बहुत मिलते थे। खेत की मेड़ पर, घास पात में, तालाब के टीलों पर तरह तरह के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता ही है, किंतु उनके देखने की लालसा भी मन में कहीं छिपी रहती थी। सभी प्रकार के सांप विषैले नहीं होते हैं। ढोढ़ा और मजगिदुआ, ये दो सांप हैं, ये विषहीन होते हैं, इनमें विष नहीं होता है। ढोढ़ा को सांपों में बामन जाति का मानकर मारते नहीं हैं। ढोढ़ा सांप, जिसको हम लोग ढोढ़ सांप कहते हैं। धामिन भी विषहीन है, किंतु यदि मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ मार दे तो अंग सड़ जाता है। गोहुअन या फेंटारा सांप का नाम है। यह बहुत खतरनाक सांप होता है। घोर कड़ाइच के काटने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरता है। भटिहा सांप के 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। छोटे छोटे पौधों के बीच सरसराते सांपों को देखकर बहुत डर लगता था लेखक को। बिच्छू के काटने से आदमी मरता नहीं, किंतु उसे दर्द बहुत होता है। सांप के काटने से लोग बहुत कम बचते थे। अगला है फूल व बीमारी। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते हैं। फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंध मादक होती है। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है, तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते हैं, उन्हें जेब में भर लेते हैं, उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते हैं। अगला है लू से बचने के उपाय। गर्मियों में चिलचिलाती धूप व लू से बचने के लिए लेखक की माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। यदि कभी लू लग जाती तो कच्चे आम का पन्ना लू की दवा के रूप में दिया जाता था। कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी डालकर शरबत बनाकर
या शरीर पर लपेटकर या नहलाकर उपचार करते थे आम से लू लगने पर। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर धोने से भी लू से बचा जा सकता है। गर्मियों में आम व जामुन पकने से पहले ही लेखक ने खाई है। कटहल तो गर्मी का फल व तरकारी दोनों है। अगला है वर्षा वर्णन। वर्षा के आगमन से पूर्व बादलों का घिरना व गड़गड़ाहट का होना तथा बादलों के घिरने से रात जैसा अंधकार लेखक ने देखा है। वर्षा आने के पूर्व क्या स्थिति होती है लेखक ने देखा है। आज लेखक उस दृश्य को याद करके लेखक को कवियों की पंक्तियाँ याद आती है। जैसे बहुत सारी पंक्तियाँ हैं। जैसे पहला है, घन घमंड गरजत घन घोरा, ये तुलसी की कविता है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये जायसी की कविता है। और एक है, कंपित जंगम नीड़ विहंगम, ये भी कविता की पंक्तियां हैं जो वर्षा से संबंधित है। वर्षा ऋतु में तबला, मृदंग और सितार बजाए जाते, तभी जोश कवि लिखता है, बजा रहा है सितार पानी। जब वर्षा आती है तो लेखक को अपने घर की छत से ऐसा लगता है जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो और यह आवाज़ धीरे धीरे पास आती जाती है। जब वर्षा होती है तो उसकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है उसका वर्णन उसने किया। पानी टप 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 बरसने लगता है, आंधी चलती तो छप्पर उड़ जाते। यदि लगातार कई दिनों तक बारिश होती तो किसी की दीवार गिरती तो किसी का घर ही गिर जाता। पहली बारिश में तो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी आनंदित होते हैं। पहली वर्षा में नहाने से दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं। इस ऋतु में जोंक, केंचुआ, जुगनू, बोका, करकच्ची, गोंजर आदि मच्छर आदि कीड़े मकोड़े की बहुतायत हो जाती है। ये सभी कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। साथ ही तरह तरह की घास व वनस्पति सौंदर्य को बढ़ाती है। वर्षा में जमीन पर कीचड़ व बदबू भी खूब होती है। सब जगह पानी ही पानी होता है। लोग शौच के लिए भी स्थान नहीं खोज पाते हैं। यदि ईंधन का पहले से इंतजाम नहीं हो तो गीली लकड़ी व गीले उपलों का धुआं से घर भर जाता है। अगला है बरसात के बाद। बरसात के बाद विस्कोहर की धरती, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राबती नदी निखर उठते थे, पानी से भर जाते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे, करेले, खीरे, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, ये सभी पौधे बरसात के बाद झूमते हुए से प्रतीत होते हैं। शरद में फूल तालाब में शैवाल, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब, नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता, यानी तालाब में शैवाल के चलते पानी बहुत गहरा प्रतीत होता है। स्नान करने से आत्मीयता, शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति, तालाबों का नीला प्रसन्न जल, तालाब का पानी नीला दिखाई देता है वो जल, इन सभी चीज़ों को देखकर विश्वनाथ को लगता कि अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट हो जाएगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती हैं, उसे बरहा कहते थे। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। यानी खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती है, उसको बरहा कहते हैं। और जब उसमें पानी बहता है तो आवाज़ आती है, वो बहुत ही सुरीली लगती है और ऐसा लगता है कि चांदी की धारा रेंग रही है और उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगला है विश्वनाथ और वह औरत। जाड़े की धूप चांदनी जैसी सुखद होती है। बरसात की भीगी चांदनी के समान बिस्कोहर की वह औरत लेखक को माधुर्य व शोभा के भार से दबी प्रतीत होती है। लेखक ने पहली बार
उसे एक रिश्तेदार के यहाँ देखा था, एक औरत को। विश्वनाथ की उम्र उस समय 10 वर्ष की रही होगी और वह औरत 20 वर्ष से कम नहीं थी। लेखक को वह औरत ऐसी लगी मानो चांदनी रात में, बरसात की चांदनी में जूही की सुगंध आ रही हो। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। ऐसे सौंदर्य को लेखक ने इतने निकट से देखा, किंतु सौंदर्य क्या होता है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह तो बाद में सुना, समझा और देखा। उस नारी की शादी बिस्कोहर में ही हुई। कहने का मतलब है कि गांव की नारियां भी सुंदरता में किसी से कम नहीं होती हैं। बहुत हिम्मत करके लेखक ने अपनी भावना उस नारी के सामने इन शब्दों में व्यक्त की थी। जब लेखक छोटा था और वो नारी से उसे लगाव हो गया था, उस समय उसने अपने भावों को इस तरह व्यक्त किया था उस नारी के सामने। जे तुम्हें पाई जाए ते जरूरे बराई जाए, जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। अगला है और अंतिम है लेखक के निष्कर्ष। विश्वनाथ को लगता है कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव नहीं हो सकता और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर औरत और कहीं की नहीं हो सकती। बिस्कोहर को अपनी माँ की गंध दूध जैसी लगती और पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी जैसा लगता था। पिता के कुर्ते से आती पसीने की बू भी लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। गांव की नारियों के शरीर में बिस्कोहर की फसलों और वनस्पतियों की गंध आती थी। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध गेहूं, भुट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती है। आम के बाग में आम का मंजर, बौर की लपट मारती हुई गंध तो साक्षात रति गंध होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत, गंध, बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं काल इतिहास को पार करने के। लेखक को गुलाम अली खां साहब की ठुमरी अब तो आओ साजन, ठुमरी है अब तो आओ साजन, को अकेले में सुनने में या याद करने में बिस्कोहर की वही औरत याद आती है। लेखक को संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, हर कला रूप में आस्वाद में वही मौजूद दिखती है। वही औरत, हर जगह उसको उस औरत की याद आती है। इस स्मृति के साथ लेखक को यह भी बोध है कि एक दिन मृत्यु सबके लिए आती है। तो यह था बिस्कोहर की माटी। लेखक ने इस पाठ में बिस्कोहर के पूरे वातावरण का वर्णन किया है। गांव में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से फूल हैं, गांव में किस किस तरह के सांप पाए जाते हैं, गर्मी में कैसा होता है, लू से कैसे बच सकते हैं, उसके बाद में वर्षा ऋतु किस तरह से आती है उसका वर्णन किया है, उसके बाद वर्षा ऋतु के बाद का दृश्य उन्होंने वर्णन किया है। फिर गांव के ग्रामीण लोगों के बारे, कुछ लोगों के बारे उन्होंने कहा है। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से ग्रामीण गांव से परिचय कराना चाहते हैं।